तो प्रश्न क्या है कि किस आश्रित या किन आकृतियों में वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य में दो विशिष्ट आधार वाक्य हैं। तो हमने जब तर्कवाक्य को आपको बताया था तो दो प्रकार के तर्कवाक्य परिमाण के आधार पर बताए थे। एक होता है सर्वव्यापी आधार वाक्य, एक सर्वव्यापी तर्कवाक्य होता है, और दूसरा क्या होता है अंशव्यापी। अंशव्यापी। जो सर्वव्यापी तर्कवाक्य होता है इसी को सामान्य तर्कवाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य तर्कवाक्य। और जो अंशव्यापी होता है इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट तर्कवाक्य। ठीक, सामान्य का मतलब सर्वव्यापी, विशिष्ट का मतलब अंशव्यापी। तो चाहे हम सामान्य कहें और चाहे हम विशिष्ट कहें या फिर इसे सर्वव्यापी कहें या अंशव्यापी कहें, दोनों में अंतर नहीं है ना। जैसे विकास को कुछ लोग बिक्कू बिक्कू कहते होंगे, हाँ ठीक नहीं? और इनकी वाइफ क्या कहेंगे? बिक्कू के पापा, हाँ यही तो कहेंगे ना। तो चाहे बिक्कू कहें, चाहे विकास कहें और चाहे मिक्कू के पापा कहें, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। एक उसी प्रकार से अगर विशिष्ट कह रहा है तो तब भी उसका अर्थ वही है, और अंशव्यापी कह रहा है तब भी उसका अर्थ वही है। तो अंशव्यापी तर्कवाक्य आपके कौन कौन से हैं? आई और ओ। सामान्य तर्कवाक्य सर्वव्यापी तर्कवाक्य कौन कौन से हैं? ए और ई। अब देखिए प्रश्न की शर्त क्या है कि वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य में दो विशिष्ट आधार वाक्य क्या हो? दो विशिष्ट आधार वाक्य हो, अर्थात विशिष्ट को लेना है आई और ओ लेना है। अब देखिए आई और ओ जब इनको आधार वाक्य मानेंगे तो एक तो मुख्य आधार वाक्य या तो आई या ओ हो, फिर अमुख्य आधार वाक्य आई या ओ हो। अब इन दोनों से अवस्थाएं बनाइए, एक आई आई अवस्था बनी, एक आई ओ अवस्था बनी, एक ओ आई अवस्था बनी और एक ओ ओ अवस्था बनी। ठीक ना? अब इन्हीं अवस्थाओं को जब हम चारों आकृतियों में चेक करेंगे तो उसमें वैध अवस्थाएं प्राप्त होंगी ना। अब देखिए यहीं पे इसको हम शॉर्ट लिस्टिंग कर दें, थोड़ा और इसको कम कर दें। जो आपकी आई आई अवस्था है, हम जानते हैं कि आई तत्वाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है। जब मुख्य आधार वाक्य में और अमुख्य आधार वाक्य में कोई पद व्याप्त नहीं होगा, अर्थात मध्यम पद भी व्याप्त नहीं होगा। और नियम नंबर 2 कहता है कि किसी भी वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक बार आधार वाक्य में कम से कम एक बार मध्यम पद अवश्य व्याप्त हो। तो जब यहाँ पे मध्यम पद अव्याप्त हो जाएगा नियम नंबर 2 के आधार पे, और इसमें दोष क्या आ जाएगा? अव्याप्त मध्यम पद का दोष आ जाएगा। अव्याप्त मध्यम पद का दोष। अब दूसरी अवस्था हमारी क्या हुई? ओ ओ। दूसरी अवस्था क्या है? ओ ओ। और दूसरी अवस्था जो ओ ओ है, ये दोनों क्या है? दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हो गए। और नियम नंबर 4 कहता है कि किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है कि दोनों आधार वाक्य एक साथ निषेधात्मक ना हो। अगर दोनों आधार वाक्य एक साथ निषेधात्मक हो जाएंगे तो उसमें दोष आ जाएगा, और उस दोष को क्या कहते हैं? दो निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष। दो निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष। तो ये दोनों भी कट गए, आई आई भी हट गया और ओ ओ भी हट गया चारों आकृतियों में। ये दोष तो हमेशा रहेंगे चारों आकृतियों में। अब आपके पास अवस्था क्या बनी? आई ओ और ओ आई। इन्हीं अवस्थाओं को आई ओ और ओ आई, इन्हीं दोनों अवस्थाओं को अब हम चारों आकृतियों में चेक करेंगे। ठीक, तो ये आई आई हट गया और ओ ओ हट गया। अब अवस्था बची आपके पास आई ओ और ओ आई। अब इसको हम प्रथम आकृति में चेक करें। प्रथम आकृति में हम जानते हैं कि मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पे और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पे होता है। हाँ यस सर। अब देखिए हमने आधार वाक्य पहले से निर्धारित कर दिया है, आई और
निषेधात्मक है, तो निष्कर्ष हमारा अनिवार्यता क्या होगा? निषेधात्मक ही होगा। अब निषेधात्मक तर्कवाक्य आपके क्या क्या हैं? ई और ओ। तो अब या तो हम इसमें ई तर्कवाक्य रखें या फिर ओ तर्कवाक्य रखें। हाँ, अब नियम को फॉलो कराइए। पहले एक बार ई रख के एक बार ओ रख के देखिए दूसरा नियम। अब देखिए नियम नंबर 2 फॉलो कर गया। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में भी व्याप्त हो। हाँ, अब विकास देखो ये निषेधात्मक है तो विधेय पद को तो व्याप्त करेंगे ही, और ई तर्कवाक्य आपका सर्वव्यापी है तो ये उद्देश्य को भी व्याप्त कर देगा। तो अगर हम ई रखेंगे तो यहाँ दोनों पद व्याप्त हो जाएंगे, जो कि यहाँ भी अव्याप्त है और यहाँ भी अव्याप्त है। अर्थात ई तर्कवाक्य रखने पे इसमें अनियमित मुख्य व अमुख्य पद दोष हो जाएंगे। कौन सा दोष आ जाएगा? अनियमित मुख्य व अमुख्य पद दोष। कौन सा नियम है ये? नियम नंबर 3। और अगर ओ को रखेंगे तो यहाँ पी पद व्याप्त होगा और यहाँ पे अव्याप्त है, अर्थात यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा? अनियमित मुख्य पद दोष। अनियमित मुख्य पद दोष नियम नंबर 3 ही। तो इस प्रकार से आई को रखने पे तो कोई अवस्था वैध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। अब हम इसको ओ आई रख दें, फिर वही प्रक्रिया। ओ आई रखने पे भी एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष में निषेधात्मक होना चाहिए, नहीं तो नियम नंबर 5 का उल्लंघन होगा। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि किसी भी न्यायवाक्य को वैध होने के लिए जरूरी है यदि एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होना चाहिए, नहीं तो उसमें दोष आ जाता है और उस दोष को कहते हैं निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। तो यहाँ पे निष्कर्ष हमेशा निषेधात्मक ही होगा। ई रखेंगे तो यहाँ पे अनियमित मुख्य और अमुख्य पद दोष आ जाएगा, और ओ रखेंगे तब भी दोष बना रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी वैध अवस्था प्रथम आकृति में प्राप्त नहीं है, ठीक नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास ओ आई और आई ओ है, इनको हम जब चारों आकृतियों में रखेंगे तो ऐसी कोई भी वैध अवस्था प्राप्त नहीं होती है जिनके दोनों आधार वाक्य हों विशिष्ट, दोनों आधार वाक्य अंशजातीय। समझे ना? ऐसा कोई भी आधार और अवस्था प्राप्त नहीं होगी चारों आकृतियों में जो विशिष्ट आधार वाक्य के साथ वैध है। ये तो प्रथम आकृति में हुआ। इसी प्रकार हम अगर द्वितीय आकृति में देखें तो द्वितीय आकृति में क्या होता है? मध्यम पद हमारा उद्देश्य के स्थान पर। विधेय के स्थान पर। अब अवस्था तो हमारे पास केवल ओ आई ही है। ओ आई चाहे लें चाहे आई ओ लें। अगर हम आई ओ रखें निष्कर्ष हमारा हमेशा ई ओ में कोई एक रखना होगा। हाँ, अगर ई रखेंगे तो दोनों पद यहाँ पे व्याप्त हो जाएंगे। यहाँ पे यम तो व्याप्त है, यहाँ पे कोई पद व्याप्त नहीं है, अर्थात ई रखने पर अनियमित मुख्य और अमुख्य पद दोष आ जाएगा। और अगर ओ रखेंगे तो पी पद यहाँ व्याप्त हो जाएगा जो कि यहाँ पे अव्याप्त है, अर्थात अनियमित मुख्य पद दोष बना रहेगा। इसी प्रकार से ओ आई रखने पे जब हम ओ आई के साथ ई रखेंगे तो यहाँ दोनों पद व्याप्त हो जाएगा, यहाँ मध्यम पद व्याप्त है, यहाँ दोनों चीज व्याप्त हो जाएगा, अर्थात अनियमित मुख्य व अमुख्य पद दोष बना रहेगा। इसी प्रकार से जब आप चारों आकृतियों में देखेंगे तो ऐसी कोई भी वैध अवस्था प्राप्त नहीं, ठीक नहीं। तो चारों आकृतियों को आपको चेक करके इस तरह लिख के और इसमें आपको निष्कर्ष रूप में ये लिखना होगा कि इस प्रकार से ऐसी कोई भी वैध अवस्था प्राप्त नहीं होती जिनके दो विशिष्ट आधार वाक्य हो, जिसके दोनों आधार वाक्य विशिष्ट, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा सवाल होगा, समझे? विकास समझ